जय हिंद। स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 10 यानी कि मैट्रिक के छात्रों का 7 फरवरी को होने वाले सोशल साइंस के बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूं, जिसमें आपका अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर है। और दोस्तों, इस वीडियो से पहले मैंने आपके लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर वाला वीडियो भी अपलोड किया है, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें दिए गए सभी अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं, जो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं तो उसके उत्तर को देखते हैं, जिसमें यहां पर आपके लिए कुल मिलाकर के 8 अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। लेकिन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में केवल 6 प्रश्न का ही उत्तर लिखना है। 6 प्रश्नों का जो उत्तर है आप लोग एक शब्द में, एक वाक्य में या फिर अधिकतम 50 शब्दों के आसपास में ही लिखिएगा। और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2-2 नंबर दिया जाएगा, यानी कि सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने पर पूरा का पूरा 12 नंबर मिलेगा। और दोस्तों, यहां पर आपका जो पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न का मतलब है कि सीरियल नंबर 1 से 30 तक आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा और वहीं पर 31 से 52 तक सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। और दोस्तों, यहां पर आपका जो पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है वह कि समन्वयवाद से आप क्या समझते हैं या फिर समन्वयवाद से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो दोस्तों, इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि 2 अलग अलग मान्यताओं को उनकी भिन्नताओं तथा समानताओं को ध्यान में रखते हुए साथ लाने का प्रयास समन्वयवाद के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने समन्वयवाद का क्या अभिप्राय है, उसका क्या अर्थ है, उसको देख लिया। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि समूह 77 या फिर ग्रुप 77 देशों से आप क्या समझते हैं। आपका हिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया है, तो इसका जो उत्तर होगा कि अल्प विकसित या विकासशील देशों के संगठन को G77 कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF तथा विश्व बैंक का लाभ विकसित और औद्योगिक देशों को ही हुआ था। और ऐसी परिस्थिति में विकासशील तथा अल्प विकसित देशों ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग उठाई और अपने हितों को ध्यान में रखकर स्वयं को G77 समूह में संगठित किया। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि समूह 77 या फिर ग्रुप 77 देशों को से क्या समझते हैं या फिर ये क्या था। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि नवीकरणीय तथा गैर नवीकरणीय संसाधन का एक एक उदाहरण दें। नवीकरणीय तथा यह नवीकरणीय संसाधन का एक एक उदाहरण देना है। और इसमें पहला आपका है नवीकरणीय संसाधन में, जिसको पुनः पूर्ति योग्य संसाधन भी कहते हैं। तो इसमें आपका जल, पेड़ पौधे, वायु, मिट्टी, ये सब। ठीक है, इसका दूसरा में गैर नवीकरणीय संसाधन, जिसको यह नवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। तो इसमें कोयला है, पेट्रोलियम है, तो ये है आपका। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि जल दुर्लभता क्या है। जल दुर्लभता क्या है, तो दोस्तों इसका जो उत्तर लिखना है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, तो इसका उत्तर लिखना है कि यह समान वितरण, अत्यधिक मांग, प्रदूषण एवं दुरुपयोग के कारण जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है तथा जल की कमी हो रही है। पानी की कमी की इस समस्या को जल दुर्लभता कहते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका अगला प्रश्न है कि संघवाद से आप क्या समझते हैं या फिर संघवाद से क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि संघवाद एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत किसी देश की सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार तथा उसकी घटक इकाइयों के बीच बांट दी जाती है। और इस प्रकार एक संघीय व्यवस्था में सरकार 2 स्तर पर कार्य करती है, केंद्रीय स्तर पर तथा राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर कार्य करने वाली सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं होती। तो इस तरह से हम लोगों ने कुल मिलाकर के अभी तक 35वें प्रश्न को देख चुके हैं। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है। राजनीतिक दल के मुख्य घटक कौन है। इसमें जो पूछा गया है कि राजनीतिक दल का कार्य क्या होता है और साथ ही साथ राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है, राजनीतिक दल के मुख्य घटक कौन है। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर लिखना है संक्षेप में कि राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना अथवा सत्ता में भागीदारी करना चाहता है। और राजनीतिक दल के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं। कौन कौन, तो नेता, सक्रिय सदस्य तथा अनुयायी या फिर समर्थक। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने सबसे पहले राजनीतिक दल का जो अर्थ था उसको देखा और यहां से यहां तक देखा कि राजनीतिक दल के कौन कौन से मुख्य घटक हैं। 3 घटक हैं। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति अथवा औसत आय
क्या है। यहाँ पर आय 2 बार हो गया है। प्रति व्यक्ति अथवा औसत आय क्या है। तो दोस्तों इसका उत्तर लिखना है कि किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त आय को प्रति व्यक्ति आय अथवा औसत आय के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वो पूछा गया कि मुद्रा को परिभाषित कीजिए। मुद्रा किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि कोई भी वस्तु जिसे विनिमय के माध्यम मूल्य के समान मापक धन के संचय के साधन के रूप में अथवा भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों के रूप में कानूनी मान्यता अथवा शक्ति प्राप्त होती है, मुद्रा कही जाती है। सामान्य स्वीकृति मुद्रा का प्रधान गुण है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने अभी तक आपका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न था 8, तो उसके उत्तर को देखा। और इसके बाद आपका नंबर आता है लघु उत्तरीय प्रश्नों का। और यहाँ पर आपका जो दिया गया कुल मिलाकर के 8 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में केवल 6 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना है। और 6 प्रश्नों का उत्तर अधिकतम लगभग 150 शब्दों में लिखना है। और प्रत्येक प्रश्न आपका 3-3 नंबर का होगा, यानी कि सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने पर आपको पूरा का पूरा 18 नंबर मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर आपका जो पहला लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है कि ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए, व्याख्या कीजिए। यानी कि ये जो है ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले क्यों किए थे। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि ब्रिटेन की महिला कामगारों ने निम्नलिखित कारणों से स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए थे, जिसमें पहला कारण था कि स्पिनिंग जेनी मशीन ने ऊनी की कताई की प्रक्रिया बहुत तेज कर दी और स्पिनिंग जेनी मशीन एक समय में अनेक मजदूरों का कार्य कर लेती थी। इसके कारण मजदूरों की मांग घट गई, इसीलिए महिलाओं ने हमले किए। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो इसमें जो दूसरा पॉइंट लिखना है कि बेरोजगारी की आशंका से मजदूर वर्ग खासकर महिलाओं में नई प्रौद्योगिकी के प्रति आशंका व्याप्त थी। तीसरा पॉइंट में लिखना है कि जब ऊनी उद्योग में इस मशीन का इस्तेमाल किया गया तो अनेक औरतों जो हाथ से ऊनी की कताई करती थी को काम से हटना पड़ा और इसी कारण महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए और स्पिनिंग जेनी मशीन का महिलाओं द्वारा विरोध काफी लंबे समय तक चलता रहा। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देख लिया कि ब्रिटेन में जो महिला कामगार थी तो उन लोगों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले क्यों किए थे। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि कॉर्न लॉ क्या था, इसे समाप्त क्यों कर दिया गया, इसके क्या परिणाम हुए। तो इसका उत्तर जो हम लोगों को लिखना है कि 18वीं सदी में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने के कारण खाद्य पदार्थों तथा कृषि उत्पादों की मांग बढ़ गई और ऐसी स्थिति में स्थानीय बड़े भूस्वामियों ने लाभ के उद्देश्य से सरकार पर दबाव डाला कि मक्के के आयात पर पाबंदी लगा दी जाए और उनके दबाव में आकर सरकार ने मक्के के आयात पर कानून द्वारा प्रतिबंध लगा दिया और इस कानून को कॉर्न लॉ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कॉर्न का मतलब क्या होता है, मक्का होता है और मक्का से संबंधित जो कानून ब्रिटेन में लाया गया था उसे ही कॉर्न लॉ कहते हैं। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखना है कि इस कानून के लागू हो जाने से देश में खाद्यान्नों की कमी हो गई तथा उनकी कीमतों में भारी वृद्धि हुई और खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों एवं स्थानीय निवासियों के विरोध के चलते सरकार को कॉर्न लॉ समाप्त करना पड़ा। इसका दोस्तों इसी में जो हम लोगों को लिखना है कि कॉर्न लॉ के समाप्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा और आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी और इसके कारण ब्रिटिश किसानों की स्थिति खराब हो गई क्योंकि वे आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सके और हजारों लोग बेरोजगार हो गए तथा काम की तलाश में शहरों में या दूसरे देशों में जाने लगे। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ बताएं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के क्या लाभ हैं। तो दोस्तों इसका जो उत्तर लिखना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ, जिसमें पहला लाभ लिखना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है। इसका दूसरा में है कि ये परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है। अगला है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं उद्योगों तथा घरेलू उद्योग के लिए विद्युत पैदा करती है, जैसे डीवीसी है, मैथन डैम है या फिर पंचेत डैम है या फिर झुमरी तिलैया का डैम है। तो ये है। इसके दोस्तों अगला लिखना है कि इन परियोजनाओं में से नहरें निकालकर भूमि की सिंचाई की जाती है। और पांचवा पॉइंट है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं अंतः स्थलीय जल परिवहन में सहायक होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा जिसमें आपका पूछा गया था कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ बताएं। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि रोपण कृषि पर एक टिप्पणी लिखें।
दोस्तों रोपण कृषि किसे कहते हैं? रोपण कृषि उसको कहते हैं जिसको एक बार बोने के बाद 2, 3, 4 साल तक जो है लाभ उठाते हैं, समझ रहे हैं? जैसे चाय है, कॉफी है या फिर रबड़ है, उसको रोपण कृषि कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर लिखना है कि रोपण कृषि बड़े आकार के फार्मों पर की जाती है। और दूसरा में कि इस कृषि में वैज्ञानिक विधियों, मशीनों, उर्वरक, अधिक पूंजी का प्रयोग होता है। तीसरा में कि इन बागानों में बड़ी संख्या में कुशल श्रमिक काम करते हैं। चौथा में कि रोपण कृषि की मुख्य फसलें रबड़, चाय, कहवा, कोको, गन्ना, नारियल, केला आदि है। इसके बाद पांचवा में कि रोपण कृषि व्यावसायिक महत्व का होता है, यानी कि इसमें जो है व्यवसाय के लिए ही इस कृषि को किया जाता है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वह है कि सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं। ये आपका सिविक्स से प्रश्न पूछा गया है कि सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेता है। और उसमें पहला पॉइंट लिखना है कि जब एक सामाजिक अंतर दूसरे अन्य अंतरों से ऊपर और बड़ा हो जाता है तो वह सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। दूसरा पॉइंट, अमेरिका में श्वेत तथा अश्वेत नागरिकों के बीच अनेक अंतर हैं, जैसे कि अश्वेत गरीब हैं, बेघर हैं तथा सामाजिक उत्पीड़न के शिकार हैं। तीसरा में इन सभी अंतरों में नस्लीय भेदभाव सबसे बड़ा अंतर है, अतः नस्लीय भेदभाव ने अमेरिका में सामाजिक विभाजन का रूप ले लिया। इसका दोस्तों चौथा पॉइंट में लिखना है कि जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है तथा लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि दबाव समूह तथा राजनीतिक दल में अंतर बताएं। दबाव समूह तथा राजनीतिक दल में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर लिखना है कि दबाव समूह तथा राजनीतिक दल में अंतर। पहला अंतर, दबाव समूह का उद्देश्य सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित कर अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना होता है, जबकि राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करना होता है। दूसरा पॉइंट, दबाव समूह एक छोटा संगठन होता है जबकि राजनीतिक दल एक बड़ा संगठन। इसका तीसरा पॉइंट, दबाव समूह का उद्देश्य किसी खास समूह या मुद्दे तक सीमित होता है जबकि राजनीतिक दलों का उद्देश्य व्यापक होता है। इसका चौथा पॉइंट, दबाव समूह सरकार के गठन के बाद अपना कार्य करते हैं जबकि राजनीतिक दल सरकार बनने के पहले तथा बाद दोनों स्थितियों में काम करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा जो पूछा गया था कि दबाव समूह तथा राजनीतिक दल में क्या अंतर है, उसको स्पष्ट करें। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस प्रकार सुलझाया है, उदाहरण देकर समझाइए। तो दोस्तों इसका जो उत्तर लिखेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत एक वस्तु के मूल्य का भुगतान दूसरे वस्तु के रूप में किया जाता था और इसके लिए आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का होना आवश्यक था, अर्थात दो व्यक्तियों के पास ऐसी वस्तु अवश्य होनी चाहिए जो एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर ऐसा संयोग यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। और यदि एक व्यक्ति के पास गेहूं तथा वह कपड़े खरीदना चाहता है तथा दूसरे व्यक्ति के पास जूते हैं तथा वह चावल खरीदना चाहता है तो ऐसे स्थिति में वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत दोनों की आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो सकती थी, यानी कि दोनों की जो जरूरतें थी वो अलग अलग थी और उसके पास जो विनिमय का साधन था वो भी अलग था, संयोग नहीं बनता है। इसका दोस्तों आगे लिखना है कि मुद्रा के प्रयोग से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है और जिस व्यक्ति के पास गेहूं है वह उसे बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है तथा कपड़े खरीद सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है अथवा पर है, जिसमें दिया गया कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के प्रमुख कार्यों को बताइए। दोस्तों हम अभी जो आप लोगों को बता रहे हैं बहुत ही VVI प्रश्नों का उत्तर बता रहे हैं, आप लोग सभी प्रश्नों के उत्तर को जरूर याद करके रख लीजिएगा। इसका दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोग लिखेंगे, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के निम्नलिखित कार्य हैं, जिसमें पहला काम है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अवरोध मुक्त अथवा उदार बनाकर उसके तीव्र विकास को सुनिश्चित करना है। दूसरा जो इसका काम है वह कि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों का निर्धारण करता तथा विभिन्न देशों के द्वारा इन नियमों के अनुपालन पर नजर रखता है। तीसरा पॉइंट, इस संगठन का उद्देश्य विश्व के देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इस प्रकार संचालित करना है कि उसमें समानता हो, खुलापन हो और वह बिना किसी भेदभाव के हो। तो इस तरह से हम लोगों ने विश्व व्यापार संगठन का जो काम है, WTO का जो काम है, उसके उत्तर को देखा। इसका दोस्तों आपका जो अगला
जो प्रश्न है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये जो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम बना है 1986 में, तो इसका निर्माण क्यों किया गया है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से पड़ी, जिसमें पहला पॉइंट है कि उत्पादकों तथा विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण ये होता था, इसीलिए इसका निर्माण हुआ। इसका दूसरा है कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए सरकारी स्तर पर कानूनी संस्थाओं का अभाव था, इसीलिए जो है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 बना। इसका तीसरा में है कि उपभोक्ता आंदोलनों का दबाव था, इसीलिए 1986 का उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम बना। इसका चौथा में कि उपभोक्ता सुरक्षा को बढ़ावा तथा विक्रेताओं के अनैतिक एवं अनुचित व्यवस्था शैली पर रोक लगाना था, इसीलिए उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना 1986 ईस्वी में। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने अभी तक आपका जो अति लघु उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न है तो उसके उत्तर को देख चुके हैं। इसका दोस्तों आपका जो आगे दिया गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और यहाँ पर आपके लिए 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में केवल और केवल 4 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना है। चारों प्रश्नों का उत्तर लगभग 250 शब्दों के आसपास में लिखना है, और प्रत्येक प्रश्न आपका 5-5 नंबर का होगा, यानी कि सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करने पर आप लोगों को पूरा का पूरा 20 नंबर मिलेगा। और दोस्तों यहां पर आपका जो पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया कि विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है, देखिए ये यहां आ गया, थोड़ा नीचे करना था। तो इसका जो उत्तर लिखना है कि विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी के भारत पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। क्या प्रभाव पड़े, तो इसमें पहला प्रभाव है कि 1928 से 1934 ईस्वी के बीच भारत का आयात निर्यात घटकर आधा हो गया। ठीक है, ये जो विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो 1929 में शुरू हुआ था, तो उसका पहला प्रभाव भारत पर पड़ा। इसका दूसरा प्रभाव है कि कृषि उत्पादों की कीमतों में कमी के कारण किसानों और काश्तकारों को काफी नुकसान उठाना पड़ा, फिर भी सरकार ने लगान में छूट अथवा माफी की घोषणा नहीं की, तो ये अगला प्रभाव था। इसका दोस्तों आपका तीसरा जो पॉइंट है कि 1929 ईस्वी को महामंदी के कारण विश्व भर में औद्योगिक उत्पादन में भारी कमी हो गई, और इसके कारण जूट की बोरियों की मांग बहुत घट गई तथा पटसन की कीमतों में 60% की कमी हो गई, और इससे पटसन उगाने वाले किसानों की स्थिति अत्यंत खराब हो गई तथा वे कर्ज में डूब गए। दोस्तों पटसन को हम लोग झारखंड में क्या कहते हैं, कुदरूम कहते हैं। जो देहात में रहते हैं लोग, जो खेती बाड़ी करते हैं, वो लोग जानते होंगे, जिसका प्रयोग बोरा इत्यादि बनाने में, रस्सी बनाने में किया जाता है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मंदी के दौरान भारत सोने का निर्यात करने लगा था, जो ब्रिटेन की आर्थिक दशा में सुधार का कारण सिद्ध हुआ। इसका 5वां पॉइंट है कि कीमतों में भारी कमी के बावजूद शहरी वेतनभोगी कर्मचारियों की स्थिति ठीक रही। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो इसमें अंत में लिखना है क्योंकि उनकी आय निश्चित थी। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक 47 नंबर वाला जो प्रश्न था उसके उत्तर को देखा। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ, वर्णन कीजिए। तो इसका जो उत्तर लिखेंगे कि 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का निम्नलिखित असर हुआ। क्या असर हुआ, जिसमें पहला असर यह हुआ कि मुद्रण क्रांति के परिणाम स्वरूप कम लागत पर अधिक पुस्तकों का प्रकाशन हुआ, जिसके कारण गरीब जनता को भी इन किताबों को खरीदने का अवसर प्राप्त हुआ। आगे लिखेंगे कि अनेक लोगों को छापाखाना में काम भी मिला। इसके दोस्तों आगे दूसरा पॉइंट में दिया गया कि सस्ती मुद्रण सामग्री से उन्हें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार मिलने लगे, समाचार पत्र के माध्यम से। इसका दोस्तों तीसरा जो फायदा हुआ कि भाषाई प्रेस ने गरीब लोगों के मन में राष्ट्रवादी भावनाओं को रोपण किया। इसका दोस्तों लोग आगे बढ़ें तो जो चौथा प्रभाव पड़ा वो है कि मुद्रण संस्कृति द्वारा गरीबों में शराबखोरी, अशिक्षा आदि सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूकता अभियान छेड़ा गया, और समाज में धार्मिक कुरीतियों जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा, जाति प्रथा और ब्राह्मणों के प्रभुत्व का विरोध मुद्रण शक्ति द्वारा किया गया। आगे लिखना है कि इस प्रकार मुद्रण संस्कृति ने गरीब जनता के कल्याण को संभव बना दिया। इसका दोस्तों 5वां पॉइंट लिखना है कि किताबों में प्राचीन पाखंडों की आलोचना करते हुए नए और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना पर बल दिया गया, और इससे जन्म आधारित विशेष अधिकार तथा जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने का वातावरण बना। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने अभी तक जो आपका 48वां प्रश्न था तो उसके उत्तर को देखा, जिसमें 48वां में पूछा गया था कि मुद्रण संस्कृति का भारत में गरीब जनता पर क्या असर हुआ था।
इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, कारण दीजिए। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, ये आपका सिविक्स से प्रश्न पूछा गया है, जिसका उत्तर लिखना है कि सत्ता की साझेदारी निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। जिसमें पहला कारण है कि सत्ता की साझेदारी वह व्यवस्था है जिसमें समाज के सभी समूहों अथवा वर्गों को शासन व्यवस्था में भागीदारी करने का अवसर प्राप्त होता है और इससे सामाजिक शांति बनी रहती है तथा राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त होता है। इसका दोस्तों दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि विभिन्न समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी से समूहों के बीच संघर्ष की संभावना कम हो जाती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट राजनीतिक स्थायित्व के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है, क्योंकि इसके प्रभाव में हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा मिलता है, जैसा कि बेल्जियम में हुआ था। इसका दोस्तों आपका चौथा पॉइंट में है कि सत्ता की साझेदारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को प्रोत्साहन देती है, क्योंकि सभी समूह स्वयं को राष्ट्र से जुड़ा मानते हैं, यानी कि सब एकजुट रहते हैं। इसका पांचवा पॉइंट में लिखना है कि सत्ता की साझेदारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण पहलू है और वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं तथा सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है, जिसके अभाव में लोकतंत्र की कल्पना तक नहीं की जा सकती। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के उत्तर को भी देखा, जिसमें हम लोगों ने 5 पॉइंट देखा। और दोस्तों आपका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है उसका जो उत्तर लिखेंगे तो प्रत्येक का उत्तर कोशिश कीजिएगा कि 5 पॉइंट में ही लिखना है, चूंकि 5-5 नंबर का है। इसका दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के कार्यों या भूमिकाओं का वर्णन करें। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के क्या कार्य है, क्या भूमिका है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित और अनुशासित समूह है जो चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना अथवा सत्ता में भागीदारी करना चाहता है। अगला है कि राजनीतिक दल के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं, नेता, सक्रिय सदस्य तथा अनुयायी या फिर समर्थक। इसका दोस्तों आगे लिखना है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है और उनके बिना लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो जो राजनीतिक दल के कार्य हैं उसको हम लोगों को लिखना है। राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य, और पहला काम है चुनाव लड़ना। राजनीतिक दल के उम्मीदवारों का चयन दल के नेता द्वारा अथवा सदस्यों तथा समर्थकों द्वारा होता है और प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव जीतना चाहता है ताकि सत्ता प्राप्त कर वह अपनी नीतियों को क्रियान्वित कर सके। इसका दूसरा में है सरकारी नीति को दिशा निर्देश। सरकारी नीति को दिशा निर्देश, विभिन्न राजनीतिक दल अपनी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाता के सामने रखते हैं और जनता इनमें से अपनी पसंद की नीतियों अथवा कार्यक्रमों को चुनती है और इससे सरकार को जनता की पसंद नापसंद के बारे में पता चलता है। इसका तीसरा जो काम है राजनीतिक दल का कानून बनाना, और राजनीतिक दल कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और विधायिका में राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। कोई भी कानून विधायिका में ही तैयार होता है, जिससे कि राजनीतिक दल के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विधायिका का मतलब है विधानसभा, राज्यसभा तथा लोकसभा। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखना है कि सरकार का संचालन तथा नीतियों एवं कार्यक्रमों का संचालन, और इसमें लिखेंगे कि चुनाव में जिस राजनीतिक दल को सफलता मिलती है वह सरकार का निर्माण करता है तथा अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करता है। इसका दोस्तों इसमें आप लोग 5वां पॉइंट भी दे सकते हैं, जनता को जागरूक करना। समझ रहे हैं, इसमें जो है जितने भी राजनीतिक दल होते हैं तो जनता को जो है जागरूक करते हैं। इसका दोस्तों अगला प्रश्न आपका है कि आर्थिक विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। आर्थिक विकास में जो लोन है, ऋण है, उसकी क्या भूमिका है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि आर्थिक विकास में ऋण की भूमिका निम्नलिखित है, और पहला पॉइंट लिखेंगे कि प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय में वृद्धि। देश के आर्थिक विकास में ऋण एक महत्वपूर्ण सकारात्मक भूमिका निभाता है। व्यापारी, उद्यमी, किसान तथा आम जनता बैंकों से ऋण लेकर अपना आर्थिक विकास करने का प्रयास करते हैं और उनके आर्थिक विकास के प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट है कि रोजगार के सृजन तथा लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास में सहायक ऋण लेकर व्यापारी अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। उद्यमी नए कारखाने लगाता है जिससे लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। ठीक है। इसका दोस्तों तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि कृषि एवं कृषि आधारित आर्थिक गतिविधियों के विकास में सहायक। किसान अपने उत्पादन को बढ़ाता है, इससे देश की खाद्यान्न की जरूरतों की पूर्ति होती है। ठीक है। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखेंगे आम जनता अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं को पूर्ण करती है। आय बढ़ाने तथा आवास खरीदने के लिए लोग बैंकों से ऋण लेते हैं। ठीक है।
इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 5वां दिया गया है, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए सफल छात्रों को अपनी शिक्षा को पूर्ण कर उत्तम रोजगार पाने में आज बैंक ऋण बड़ी भूमिका निभा रहा है, जिसमें हम लोग देखते हैं एजुकेशन लोन देता है। इस तरह ऋण अधिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक 51 प्रश्नों के उत्तर को देखा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आगे आपका मानचित्र पर आधारित प्रश्न पूछा गया जो बहुत ही आसान है, जिसमें पूछा गया कि मानचित्र में आणविक ऊर्जा केंद्र एवं तेल क्षेत्र के नाम का मिलान करें, जिसमें पहला आपका है कैगा, दूसरा में रावत भाटा, तीसरा में तारापुर और चौथा में मुंबई है, इसके बाद 5वां में डिगबोई। और प्रत्येक के लिए आपको एक एक नंबर दिया जाएगा, पांचों को दिखाने पर 5 नंबर मिलेगा। जिसमें दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए जो 1 नंबर में आपका दिया गया इस जगह पर, तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका डिगबोई होगा असम में। तो आप लोग जो है इसको यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है, डिगबोई इस तरह से, ठीक है। इसका दोस्तों अगला जो आपका दिया गया है वो 2 नंबर में देखिए यहाँ पर है, ये आपका रावत भाटा है राजस्थान में, तो यहाँ पर इसको लिख देना है रावत भाटा, ठीक है, ये हम लोग लिख देंगे। इसका देखिए तारापुर आपका जो है 3 नंबर में महाराष्ट्र में, ये आपका है तारापुर, ये हो गया तारापुर, ठीक है। इसके बाद मुंबई है, देखिए यहाँ पर जो पेट्रोलियम निकलता है तो यहाँ पर भी मुंबई है लिख देना है, ठीक है। इसका दोस्तों यहाँ पर देखिए 5 नंबर में जो आपका है ये आपका क्या है, ये आपका कैगा है, समझ गए, ये कहाँ पर है तो कर्नाटक में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस मानचित्र पर आधारित प्रश्न को भी देख लिया। तो दोस्तों आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 10 के छात्रों का 7 फरवरी को होने वाले सोशल साइंस के बोर्ड एग्जाम के लिए जो VBI सब्जेक्टिव प्रश्न थे, जिसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे, तो उसके उत्तर को हम लोगों ने एक एक करके बहुत ही अच्छे ढंग से देख लिया। और दोस्तों इसके बाद और भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूंगा, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।